प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग साइंस की कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में यानी पार्ट 5 में चैप्टर 6 कर रहे हैं हम। उसके पार्ट 5 में हमने चैप्टर 6 दहन और ज्वाला को पढ़कर ख़त्म किया था, जिसमें हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था। तो आज पार्ट 6 यानी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? दहन की परिस्थितियों की सूची बनाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि दहन के लिए आवश्यक जो स्थितियां हैं उसकी सूची बनाओ कि दहन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है। तो उसका उत्तर मैं देखिए नीचे दिया हुआ है। दहन के लिए ईंधन चाहिए, पहली वायु चाहिए, ऊष्मा आवश्यक है। ये 3 चीज़ें चाहिए ना। अब आप बोलोगे ऊष्मा कहाँ से आवश्यक है? भाई जलाने के लिए ना, ईंधन को जलाने के लिए। तो दहन के लिए हमें 3 चीज़ें बहुत आवश्यक है। ईंधन चाहिए पहले तो, जिसको जलाना है। उसके बाद वायु में चाहिए हमें ऑक्सीजन से ही ईंधन जलेगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ ऊष्मा मतलब उस ईंधन को जलाने के लिए पहले ऊष्मा देनी होती है, जलाना होता है ना। तो हम माचिस से जलाते हो या लाइटर से जलाते हो आप किस चीज़ को। तो ये 3 चीज़ें जो है बहुत ही आवश्यक है, और इनमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है हमारी ऑक्सीजन की सही मात्रा की आपूर्ति होना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या आपका? प्रश्न नंबर 2 है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका क क्या है? लकड़ी और कोयला जलने से वायु का डैश डैश होता है। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है? प्रदूषण, ठीक है। क्या होता है? वायु प्रदूषण। यहाँ क्या आएगा? प्रदूषण, ठीक है। घरों में काम करने आने वाला एक द्रव ईंधन है एलपीजी गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद आपका ग है, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके डैश डैश तक गर्म किया जाता है, उसके ज्वलन ताप तक गर्म किया जाता है। घ, तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? पानी के द्वारा उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 भी हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 क्या देखिए आप, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण कम हुआ है। अब आपको पता है सीएनजी, मैंने आपको जब ये पाठ पढ़ाया था तो सीएनजी गैस के उपयोग से जो है सीएनजी गैस होती है, यानी कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको जलाने से प्रदूषण कैसे कम हुआ? क्योंकि जनरली वाहनों में डाला जाता है पेट्रोल, डीजल, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब ये पदार्थ जलते हैं, एक तो ये जीवाश्म ईंधन है, खत्म होने वाला ईंधन है जो कभी भी खत्म हो सकते हैं। दूसरा, जब इनको जलाया जाता है तो इनसे निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और धुआं, जो कि हमारे वातावरण को क्या करते हैं? प्रदूषित। परंतु जब से हमने मोटर गाड़ियों में सीएनजी चलाना शुरू किया है तो इससे क्या हुआ है, हमारे गाड़ियों के द्वारा धुआं और जहरीली गैसें निकलना बंद हो गया है, जिसके कारण हमारा वातावरण का प्रदूषण क्या हुआ है? कम हुआ है, ठीक है। उसके बाद है आपके ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना करनी है कि ईंधन के रूप में एलपीजी ज़्यादा अच्छी है या लकड़ी ज़्यादा अच्छी है, ये हमने देखना है, ठीक है। तो पहला है आपका एलपीजी नंबर 1। इसका ऊष्मीयमान बहुत ऊंचा होता है, ये आपको पता है। इसका ऊष्मीयमान यानी जो इसकी क्षमता है, जितनी यह गर्मी देती है, ऊष्मा देती है, वह लकड़ी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा देती है। लकड़ी में ऊष्मीयमान कम है, ये आपको पता है। ये लकड़ी जो है ज़्यादा गर्मी नहीं देती है। जहाँ आपकी 5 लकड़ी जलेगी तब जाके आपकी चाय बनेगी, वहीं पे आप जल्दी से एलपीजी गैस जलाओगे तो 2 मिनट में 3 मिनट में चाय बन जाएगी। पहला हो गया। दूसरा, एलपीजी का ज्वलनांक बहुत कम होता है। ज्वलनांक मतलब कि एकदम से जल पड़ती है, इसको ज़्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्वलनांक, जिस तापमान पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसको उसका ज्वलनांक कहा जाता है। तो यह बहुत जल्दी पड़ती है, इसलिए इसका ज्वलनांक कम है, और यह जलने पर अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करती है। जबकि लकड़ी को ज्वलनांक बहुत अधिक होता है। इसको जलाने के लिए हमें काफ़ी देर तक पहले कागज़ जलाओ जी, फिर सूखी लकड़ी डालो, है ना, उसके बाद लकड़ी आग पकड़ती है। तो इसका जो है अधिक मात्रा में ऊर्जा व्यय होती है। तीसरा, एलपीजी गैस बिना धुएं से जलती है और प्रदूषण नहीं फैलाती, जबकि लकड़ी धुएं के साथ जलती है, वायु प्रदूषण फैलाती है।
चौथा, एलपीजी गैस जलने पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं करती, जबकि लकड़ी जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है, जो कि वायु प्रदूषण फैलाती है। पांचवा, एलपीजी गैस आसानी से भंडारित की जा सकती है, जबकि लकड़ी ठोस और भारी होने के कारण भंडारित आसानी से नहीं की जा सकती है। पॉइंट 6, एलपीजी गैस को जलाने पर कोई अवशेष नहीं बचता। जब आप एलपीजी गैस को जलाते हो ना, घरों में खाना बनाते हो, आपके पास घरों में सबके पास एलपीजी गैस सिलेंडर है, तो कोई बचता है अवशेष नहीं। जबकि आप लकड़ी को जलाते हो तो क्या होता है, लकड़ी को जलाने पर राख बचती है। ठीक है, लकड़ी को जलाने पर राख बचती है। तो ये हो गया आपका एलपीजी और लकड़ी में अंतर या तुलना। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। कारण बताने आपने। नंबर 1, विद्युत उपकरण से संबंध आग लग जाए तो उसको पानी से क्यों नहीं बुझा सकता। मतलब क्या हुआ कि जब कोई विद्युत उपकरण होते, जैसे स्विच है, बोर्ड है, तार है, उस पर अगर आग लग जाए तो उसको पानी से क्यों नहीं बुझाना चाहिए। इसका उत्तर क्या होगा, आपको पता ही है, क्योंकि पानी जो है बिजली का क्या है, बहुत अच्छा चालक है या सुचालक है। तो जैसे ही आप किसी भी लाइव तार पे या नग्न तार पे जहाँ पे करंट चल रहा हो, उस पर आप पानी डालते हो जहाँ पे आग लगी हो, तो वो करंट जो है उस तार से सीधा पानी के माध्यम से आपके हाथों में आ जाएगा। जैसे आप पानी फेंकोगे ना, आपके हाथ और बिजली की तार के बीच में पानी के द्वारा संपर्क बन जाएगा और एक करंट जो है सीधा आपको लग जाएगा। जो अब बिजली बुझाता है उसको अधिक करंट लगता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। समझ गए। इसलिए विद्युत जनित जो होते हैं या विद्युत से जो आग लगती है, उन सामानों पे, उन उपकरणों पे पानी नहीं फेंकना चाहिए आग बुझाने के लिए। चलिए प्रश्न नंबर इसके ख पे। ख क्या है इसका, ख है एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन क्या क्यों है। तो ये तो अभी ये बता दिया मैंने, इनमें से आप कोई भी बता सकते हो एलपीजी से लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन क्यों है। तो जितने भी पॉइंट मैंने बताया, इनमें से आप कोई 2-3 पॉइंट बता दो तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हैं। अब ग पे चलिए। ग क्या है आपका, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ लपेटा गया कागज आग नहीं पकड़ता। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि हाँ, हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम क्या है, एक धातु है और ये ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। ठीक है, एल्यूमिनियम धातु के चारों तरफ अगर हम कोई कागज़ को लपेट देते हैं और जब तापमान बढ़ाते हैं या गर्म करते हैं तो एल्यूमिनियम कागज़ से ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है कागज़ से ऊष्मा अवशोषित कर लेता है और गर्म होने लगता है, लेकिन कागज़ नहीं जलता। ठीक है, उसके ज्वलन ताप में कम कर देता है। यही कारण होता है कि वो आसानी से आग नहीं पकड़ता। देखिए इसका कारण, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी भी एल्यूमिनियम के धातु के किसी भी चीज़ के ऊपर आप क्या करते हो, एक कागज़ को लपेटते हो, तो एल्यूमिनियम क्या है, धातु होते हैं ऊष्मा के सुचालक। क्या होते हैं, ऊष्मा के सुचालक। तो ये धातु जो है, जो कागज़ लपेटा है, आप उसको आग लगाते हो ना, तो उस कागज़ का जब ज्वलन ताप पहुँच जाता है, जलने वाला होता है, तो वो उस सारी ऊष्मा को जो है धातु खींच लेता है, तो वो ज्वलन ताप फिर कम हो जाता है, तो कागज़ को फिर और अधिक गर्म करना पड़ता है, इसलिए वो आसानी से आग नहीं पकड़ता। समझ गए बात को। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं बच्चों। मोमबत्ती की ज्वाला का एक सुंदर चिन्हित चित्र बनाओ। तो ये देखिए आपका उत्तर यहाँ पे बनाया हुआ चित्र सुंदर। आप बच्चों ने किताब में जो है ना, उत्तर जो है आपका थोड़ा सा ही नहीं दिया है, उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से बताया हुआ, वहाँ पे अदीप्त और दीप्त बताया हुआ है। तो मैं चाहूँगा आप सभी बच्चे इस वाले चित्र को बनाएं, इस तरह से समझाएं, क्योंकि ये जो है अच्छा बना हुआ है। यहाँ देखिए, हाँ ये कलरफुल कर सकते हो आप, ये ब्लैक एंड वाइट है। तो ये आपकी मोमबत्ती होगी। ठीक है जी, सबसे बाहरी वाला है सबसे गर्म भाग, ये वाला, इसको बोला जाता है आपका या पूर्ण दहन वाला भाग या गर्म भाग, ये होगा नीला भाग। दूसरा भाग है आपका आंशिक गर्म वाला भाग या मध्य भाग। ठीक है, ये हो गया मध्य भाग। तो ये हुआ आपका आंशिक दहन वाला भाग, इसको बोलते हैं पीला भाग। और तीसरा भाग है आपका सबसे अंदर वाला, जो सबसे कम गर्म है, तो ये हो गया आपका जो सबसे कम रहता है। और बिना जले वाला भाग हो गया आपका मोमबत्ती का, जहाँ पे धागा लगा होता है आपका, वो धागे वाला भाग जो जलता नहीं है, वो आंतरिक भाग काला रहता है। तो इस प्रकार जो है 3 इसके भाग दिखाने आपने ज्वाला के जो है मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र इस तरह से बना के कलरफुल करके, सबसे बाहर नीला करना आपने, बीच में येलो करना और नीचे धागे के पास थोड़ा सा काला करना है। ठीक है,
चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ऊष्मीय मान क्या होता है कि ईंधन की दक्षता 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने से जो ऊष्मा प्राप्त होती है वह उसको ऊष्मीय मान कहलाती है, और इसको दर्शाते हैं किसके द्वारा, किलो जूल प्रति किलोग्राम के द्वारा। तो इसका मात्रक है किलो जूल केजे बटा केजी, यानी किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। समझाइए कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। किसी भी पदार्थ को जब जलना होता है ना, जब जलता है तो उसको बाहरी सतह पे क्या मिलती है, ऑक्सीजन। तो जब तक उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है तब तक वो जलता रहता है। हवा ऑक्सीजन मिलती है हवा के द्वारा, तो जब तक उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है वो अच्छा चलता रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के मुकाबले भारी होता है। ऑक्सीजन हल्की होती है और CO2 भारी होती है। ठीक है, तो अब आप देखिए, जब कोई चीज़ जल रही होती है, ठीक है, तो उसको आप CO2 से ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड फेंकेंगे, उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक से सिलेंडर से आप अग्निशामक जो होते हैं ना, उसमें जो होते हैं आपके इसको बोलते हैं हम फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक। तो ये जो होते हैं इसमें आप अनेक अलग तरह के होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ABC फायर एक्सटिंग्विशर, या आप रेत बजरी वाले, मिट्टी वाले, तो आप जो भी करिए फोम वाले होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आप अग्निशामक से निकालेंगे किसी भी जलने वाले पदार्थ में तो वो होती है ऑक्सीजन के मुकाबले भारी। तो जिस पदार्थ पे आग लगती है वो उसकी सतह पे चिपक जाती है ऊपर से, और ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं पहुँच पाती, यानी ऑक्सीजन और उस पदार्थ जलने वाले पदार्थ का संपर्क टूट जाता है। इस कारण बस कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग को बुझा देती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। अभी आपको पता है हरी पत्तियों को जलाना कठिन है और सूखी पत्तियों को जलाना आसान है, क्यों? इसका एकमात्र कारण है मॉइस्चर, नमी या पानी। अब हरी पत्तियां हैं उसको वो होती है गीली, उसमें पानी होता है ना, आपको पानी। अब आप बोलोगे पानी कहाँ से आए, भाई पौधों की पत्तियां तो एकमात्र साधन है जहाँ से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और पत्तियों में पानी होता है, वो जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा ऊपर पहुँचता है और पत्तियों तक पहुँचता है, जहाँ पे पत्तियाँ अपना भोजन बनाकर पौधे के विभिन्न भागों में पहुँच जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए पत्तियों में पानी होता है। तो पानी होने की वजह से उसका ज्वलन ताप क्या होता है, उसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है। किसका, हरी पत्तियों का। जबकि सूखी पत्तियां होती है उसमें पानी नहीं होता, बिल्कुल ड्राई होती है, तो उसका ज्वलन ताप कम होता है, इसलिए वह जल्दी से आग पकड़ लेती है। ठीक है, जल्दी ही जला के उसकी आग पहुंच जाती है और सूखी पत्तियां जल पड़ती है, जबकि आपकी दूसरी जो गीली पत्तियां हैं, हरी पत्तियां, वो नहीं जलती इतनी आसानी से। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? तो आपको पता है सोने और चांदी वाले जो गहने बनाने वाले जो स्वर्णकार होते हैं, सुनार होते हैं, वो ज्वाला का सबसे बाहरी भाग यानी नीले वाला भाग जो सबसे अधिक गर्म होता है उसका उपयोग करते हैं। अब क्यों? क्योंकि आपको पता है ज्वाला के 3 भाग होते हैं, सबसे बाहरी, मध्य भाग और आंतरिक भाग। सबसे जो बाहरी भाग होता है वो होता है आपका सबसे अधिक ज्वलनशील नीला भाग, इसीलिए वहाँ पे अधिक गर्मी होती है, इस कारण वो बाहरी भाग का इस्तेमाल करते हैं। जो बीचला भाग होता है वो होता है येलो भाग, वो कम गर्म होता है बाहर के मुकाबले, और जो अंदर वाला भाग होता है जो धागे के पास होता है वो काला भाग, वहाँ पे सबसे कम ज्वाला होती है, इसलिए वो ज़्यादा गर्म नहीं करती है। तो इसीलिए जो सोना और चांदी बनाने वाले सुनार या स्वर्णकार होते हैं वह सबसे कौन सा भाग करते हैं, अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए वो सबसे बाहरी भाग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाहरी भाग को क्या कहते हैं, अदीप्त क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अदीप्त। बाहरी वाले भाग को बोला जाता है, सबसे गर्म वाले भाग को अदीप्त क्षेत्र, और जो बीच वाला होता है उसको बोला जाता है प्रदीप्त, और सबसे अंदर वाले को दीप्त। चलिए प्रश्न नंबर 11 चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है, एक प्रयोग में 4.5 किलो ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया, उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था।
ईंधन का ऊष्मीयमान निकालना है। अब आपको दो चीज़ पता है, ऊष्मीयमान कैसे निकाला जाता है। ऊष्मीयमान होता है जितना दहन जलाया गया कितने उसमें ऊष्मा निकली, यानी अगर आपने किसी पदार्थ का ऊष्मीयमान निकालना है तो उस पदार्थ को जलने से कितनी ऊष्मा प्राप्त हुई, वो भाग या बटा कितनी क्वांटिटी उस ईंधन की जलाई गई। तो आपको पता है उत्पन्न ऊष्मा यानी उसमें दी गई है 1,80,000 और कितनी क्वांटिटी वो दी है 4.5 किलो। तो आप क्या करोगे 1,80,000 बटा 4.5, आप आगे आपका 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ये हो गया इसका ऊष्मीय मान। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। 2 प्रश्न बच गए, उनको भी खत्म कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 पे, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जंग लगना अलग प्रक्रिया है, दहन अलग प्रक्रिया है। ठीक है, विवेचना कीजिए। तो इसको में हमने बताना है कि क्यों नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि दहन जो है एक तीव्र प्रक्रम है, वो जल्दी से हो जाता है, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट में हो जाता है। जबकि जंग लगना एक धीमी प्रक्रिया है जिसको कई सदियाँ सालें लग जाती हैं। ठीक है, और दहन इसलिए हम दहन भी इसलिए नहीं कहते क्योंकि दहन के लिए ऊष्मा और ज्वाला दोनों उत्पन्न करती है। जब दहन होता है किसी पदार्थ का तो ऊष्मा और ज्वाला उत्पन्न होती है, जबकि जंग जो है एक भूरे रंग का रासायनिक परिवर्तन होता है किसी भी धातु के ऊपर, उसमें कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती। तो इसीलिए दहन को जंग लगना नहीं कहा जा सकता, या जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती द्वारा पीले भाग के पास रखा, रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे भारी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो पाएगा? अब देखिए इसमें वही बात है, ज्वाला वाली। तो आबिदा ने कहाँ रखा? आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती के ज्वाला के पीले भाग यानी बीच वाले भाग में रखा, जबकि रमेश ने कहाँ रखा? हुआ रमेश ने रखा उसको बाहरी भाग जो सबसे अधिक गर्म होता है। तो सबसे जल्दी गर्म होगा आपका रमेश का बीकर का पानी, क्योंकि उसने जो जिस भाग के पास रखा वह सबसे अधिक गर्म होता है और जल्दी गर्म कर देता है पदार्थ को। ठीक है, जबकि आबिदा का पानी देर से गर्म होगा क्योंकि उसने बीच वाले भाग में रखा, येलो वाले भाग में, जो कि थोड़ा कम गर्म होता है। तो इस प्रकार जो है पार्ट 6 के हमने 1 से लेकर 13 तक सारे प्रश्न कर लिए बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। तो आप बच्चों ने ये सभी प्रश्न अच्छी तरह से नोट करने हैं, समझने हैं और लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और अध्याय 6 आपका इसको भी ख़त्म करते हैं, चैप्टर 6 को, दहन और ज्वाला को। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।